नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 7 घंटे मैराथन समीक्षा की है। अपने कड़े तेवर से नीतीश ने सभी मंत्रियों से लेकर अधिकारियों और जिलों के डीएम एसपी तक को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। चौकीदार से लेकर मंत्री तक को यह कहा गया है कि जरा सी भी लापरवाही बरतने पर सीधे पद से छुट्टी कर दिया जाएगा। थानेदारों पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई और क्या क्या निर्देश जारी किए गए इस रिपोर्ट में देखिए। शराबबंदी पर 7 घंटे चली सीएम की समीक्षा बैठक। 7 घंटे में चौकीदार से मंत्री तक के लिए सख्त निर्देश। शराबबंदी को कानून व्यवस्था से कम मत समझना। जिसके इलाके में मिली शराब उसका जीवन होगा खराब। अगर किसी का डायरेक्ट टाइप का कनेवेंस आ जाता है तो उसकी जो है उसे सीधा डिपार्टमेंटल एक्शन करके उसे डिसमिस करना है। शराबबंदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह निर्देश सिर्फ थानेदारों के लिए नहीं है, बल्कि गांव में बैठे चौकीदारों और सचिवालय में बैठे मंत्रियों तक के लिए है। सबसे पहले गांव और थाने की बात समझिए। सीएम ने निर्देश दिया है कि पुलिस अपना इंटेलिजेंस और मजबूत करे। कॉल सेंटर पर फोन आते ही सेंट्रल टीम छापेमारी करे। चौकीदार को अपने गांव में शराब की सूचना देनी ही होगी। थानेदार को अपने इलाके में शराबबंदी निश्चित करनी होगी, वरना क्या होगा ये डीजीपी एसके सिंघल के बयान से समझ लीजिए। बहुत ही मजबूत तरीके से, बिल्कुल कमिटमेंट से, ओनरशिप लेकर जो प्रोहिबिशन के जो लॉज हैं उसको एनफोर्स करना है, हर लेवल पर एनफोर्स करना है। जो वायलेटर्स हैं उन पे बहुत ही सख्त कार्रवाई करनी है। जो चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है, गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना है वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे और अगर जो है वो अपनी बुनियादी जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त निर्देश सिर्फ चौकीदार और थानेदार के लिए नहीं है, एसपी, आईजी और डीजीपी तक के लिए निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, हर जिले के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिवों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। सीएम ने पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों के बीच जिम्मेदारी तय की है। पुलिस मुख्यालय हर दूसरे दिन शराबबंदी पर निर्देशों की समीक्षा करेगा। मुख्यालय की बैठक में डीजीपी सहित दूसरे आला अधिकारी शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव हर महीने जिले में शराबबंदी की समीक्षा करेंगे। मुख्यालय लेवल पर हर ऑल्टरनेट डे पर डीजीपी, एसीएस होम, एक्साइज कमिश्नर हैं और आईजी प्रोहिबिशन है, उनके स्टाफ हैं, उनको रिव्यू करते रहना है। सारे प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो मैसेज स्प्रेड करें। सारे प्रभारी सचिवों को भी निर्देश दिया गया है कि कम से कम माह में एक बार अपने ज़िले में जाएंगे, अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ वो शराबबंदी में क्या कार्रवाई हो रही है उसकी भी समीक्षा करेंगे। सीएम ने दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी और शहरों में होम डिलीवरी पर हैरानी और नाराजगी जताते हुए इसे किसी कीमत पर रोकने का सख्त निर्देश दिया है। बॉर्डर इलाकों से शराब की बरामदगी पर बॉर्डर ब्लॉक करने का निर्देश है। शराब की होम डिलीवरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का भी निर्देश है। शहरों में होम डिलीवरी या शहर में अगर शराब का ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है तो आइडेंटिफाई करना है कि किस घर में शराब है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है और उसके अनुसार अभियान चला के रेड करना है और कार्रवाई करना है। पश्चिम बंगाल से जो शराब आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए उस पर कार्रवाई करना है। सीएम के इन
सख्त निर्देशों से ये साफ है कि वो राज्य में शराबबंदी के फैसले पर अडिग हैं और इस फैसले को लागू कराने वाले अगर अब भी इस बात को ना समझे तो उन्हें इसका परिणाम झेलना ही पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप इस खबर के मायने को समझिए। शराबबंदी पर नीतीश ने हर लेवल पर जिम्मेदारी तय कर दी है। मतलब साफ है कि हर एक लेवल पर अलग अलग जिम्मेदारी होगी। गांव में शराब मिला तो चौकीदार जिम्मेदार होगा, किसी थाना क्षेत्र में शराब मिला तो थानेदार जिम्मेदार होगा। डीजीपी और दूसरे अधिकारी हर दूसरे दिन इस सब को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। प्रभारी मंत्री और सचिव हर महीने जिले में समीक्षा करेंगे। नीतीश ने हर एक लेवल पर जिम्मेदारी क्यों तय की, अब इसके मायने को समझिए। घटना के बाद अधिकारी जो हैं वो उस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं। चौकीदार और थानेदार अनजान बन जाते हैं। बड़े अफसर छोटों को जिम्मेदार ठहराकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। मंत्री और सचिव भी जिम्मेदारी नहीं लेते, मगर अब सबकी जिम्मेदारी तय हो गई है। अब ये समझिए कि सीएम ने ये जिम्मेदारी क्यों तय की है। बीते कुछ दिनों में जहरीली शराब से 4 जिलों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि शराबबंदी मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2015 में चुनाव में शराबबंदी नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वादा था। शराबबंदी के 5 साल हो रहे हैं और आए दिन अलग अलग राज्यों से बिहार में शराब आती हैं। ट्रक से शराब की बरामदगी की खबरें आती रहती हैं। नीतीश ने शराब की तस्करी पर यह सख्त निर्देश दिया है कि बॉर्डर पर शराब मिले तो बॉर्डर को ब्लॉक किया जाएगा। होम डिलीवरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में साफ हो चुका है कि आज जो मैराथन बैठक हुई है, इस बैठक के बाद आगे कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार अब इसमें बख्शने के मूड में नहीं है। बढ़ते आगे, दिल्ली से बिहार के बीच करीब 1000 किलोमीटर में फैले यूपी को एक और एक्सप्रेसवे का तोहफा मिला है, जिससे न सिर्फ आवागमन और अर्थव्यवस्था को ताकत मिली है, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत हो गई। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। देश की सुरक्षा का एक्सप्रेसवे, प्रदेश के विकास का एक्सप्रेसवे, डबल इंजन सरकार का एक्सप्रेसवे, जीत का एक्सप्रेसवे। चंद महीनों बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उसके ठीक पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इन तस्वीरों को देख लीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देश की वायु शक्ति को देखकर गौरवान्वित महसूस कीजिए। सुल्तानपुर पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी C-130J हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर विमान का इस्तेमाल किया, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर उतरा। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने क्या कहा, वो सुन लीजिए। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। हम आपको पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ने वाली 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ी सभी अहम बातों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले देश की सुरक्षा को मिली नई ताकत को देख लीजिए। उद्घाटन के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो हुआ। इस दौरान वायुसेना की मिराज 2000 मल्टी रोल फाइटर जेट ने एक्सप्रेसवे पर बनाई गई इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग की। यहां मिराज में फ्यूल भी भरा गया। इसके बाद कमांडोज को लेकर एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट प्लेन AN-32 हाईवे पर उतरा। इन कमांडोज ने ऑपरेशन को अंजाम देने का नजारा भी पेश किया। इस एयर शो में सुखोई, मिराज, AN-32, सूर्य किरण समेत कई लड़ाकू विमान शामिल रहे।
इस एयर स्ट्रिप के बनने के बाद एक्सप्रेसवे पर 3-3 एयर स्ट्रिप वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। जितनी जरूरी देश की समृद्धि है, उतनी ही आवश्यक देश की सुरक्षा भी है। अब इमरजेंसी की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी वायुसेना के लिए एक और ताकत बन गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय गांव से शुरू होकर गाजीपुर में NH-31 पर स्थित हैदरिया गांव पर खत्म हो रहा है, जो यूपी बिहार बॉर्डर से 18 किलोमीटर पहले पड़ता है। मतलब यह कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए बिहार से दिल्ली जाना भी अब और आसान हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से अवध, पूर्वांचल के साथ साथ बिहार के लोगों को भी लाभ होगा। दिल्ली से बिहार आना जाना भी अब और आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 22,497 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जो कि यूपी के 9 जिलों यानी लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजर रहा है। यह अभी 6 लेन का बना है, जिसे भविष्य में 8 लेन भी किया जा सकता है। दावा है कि इस एक्सप्रेसवे से गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में अब सिर्फ 10 घंटे लगेंगे। खेत हो या उद्योग, यूपी के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक विकल्प आने वाले समय में यहां बनने वाले हैं। चूंकि मौसम चुनाव का है और अभी अभी राशिद अल्वी ने जय श्री राम कहने वालों को कालनेमी कहा था, पीएम मोदी ने उद्घाटन की शुरुआत भी उसी कालनेमी नाम के राक्षस की चर्चा से की। जो ने धरती पर हनुमान जी कालनेमी के वध किए रहे, वो धरती के लोगन के हम पांव लागित है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्व की सरकारों पर भी कई हमले किए और उन पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 दीर्घ सेतु, 104 लघु सेतु, 13 इंटरचेंज, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपासेस और 525 पुलियों का निर्माण किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अब आप इस खबर के मायने को समझिए। ये एक्सप्रेसवे बिहार के लोगों के लिए कितना फायदेमंद है, ये हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है। ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अगर लंबाई की बात करें तो 340.82 किलोमीटर है। इस पर वायुसेना के विमानों के लिए आपातकालीन रनवे मौजूद है। सुल्तानपुर में कुरेभार गांव के पास 3.2 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है। यूपी के 9 जिलों से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरेगा। अब आप ये समझिए कि बिहार को इससे क्या फायदा होगा। बक्सर और आरा के लोगों को साफ तौर पर इसका फायदा मिलने वाला है। गाजीपुर के हैदरिया से बक्सर की दूरी 18 किलोमीटर है। बक्सर से दिल्ली अब 10 घंटे में पहुंचा जा सकता है। ट्रेन से दूरी तय करने में 14 से 16 घंटे लगते हैं। बक्सर से एक्सप्रेसवे तक 4 लेन सड़क प्रस्तावित किए गए हैं और अब बिहार की दिल्ली की दूरी जो है वो अब कम हो गई है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक की है और वीकेंड लॉकडाउन समेत कई सुझाव दिए हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली फिर लॉकडाउन की ओर। स्कूल बंद, घर से काम पर जोर।
प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। क्या दिल्ली की हवा रहेगी खराब? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बुधवार को दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। सरकार को बताना है कि पड़ोसी राज्यों से हुई आपातकालीन बैठक में प्रदूषण को काबू करने को लेकर क्या फैसले लिए गए, बैठक में क्या कुछ हुआ। चलिए हम आपको बताते हैं। आपातकालीन बैठक में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी शामिल रहे। दिल्ली ने एनसीआर क्षेत्रों में कई प्रतिबंधों का सुझाव दिया। हर तरह के निर्माण कार्य और उद्योग बंद कर दिए जाएं, स्कूल बंद रखे जाएं और वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया जाए। दिल्ली एनसीआर में वीकेंड पर लॉकडाउन का प्रस्ताव है। तो वर्क फ्रॉम होम का दूसरा जो है कंस्ट्रक्शन साइट बंद करने का और इंडस्ट्रीज को बंद करने का। जो स्थिति प्रदूषण की बनी हुई है उसको देखते हुए अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन का सेकेंड फेज हम 15 दिनों का और इसे आगे बढ़ाएंगे। स्टोरेज उनका ठहराव बना हुआ है, तो मौसम में अगर बदलाव नहीं होता है तो ये ठहराव अभी दिख रहा है, इसलिए ये सारे एफर्ट लिए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अभी सभी लोग मिल करके इस एफर्ट को और आगे बढ़ाएंगे। एनसीआर में अगर इसका एक्शन प्लान स्टैंड होता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने अब तक स्कूल बंद, निर्माण कार्य पर रोक और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसे कई कदम उठाए हैं, जिन्हें आगे भी जारी रखने का फैसला किया गया है। दिल्ली के लोगों को इस हफ्ते प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होने से हवा में प्रदूषण की मात्रा ज्यों की त्यों ही रहने वाली है। साथ ही पड़ोसी राज्यों के एनसीआर इलाकों में प्रदूषण को लेकर फैसला लेना बाकी है। दीपावली के बाद से ही दिल्ली में हवा खराब है। यहाँ औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार है, जिसका असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर गंभीर तो हुई है, लेकिन उठाए जा रहे कदम अब तक नाकाफी ही साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक बिट्स